जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आवाज आ रही है जी ऑनलाइन? आवाज क्लियर है जी? ठीक, ठीक है जी, ठीक। थैंक यू वेरी मच। सर टू टेक लोन फ्रॉम ब्रिक्स उसका मेंबर होना जरूरी नहीं जी, मेंबर होना कोई जरूरी नहीं है ब्रिक्स का, लेकिन अगर आप ब्रिक्स के मेंबर हैं तो उसमें आपको समझ लें फायदा हो जाएगा थोड़ा सा एक्स्ट्रा। लेकिन मेंबर होने मतलब लोन लेने के लिए मेंबर का होना जरूरी नहीं है ब्रिक्स का। सर ये सेशन कब कंप्लीट हो जाएगा? कल कर देते हैं जी इंशाल्लाह। अल्लाह खैर करे, बस आप लोग हिम्मत करें, आप लोगों पे ये है। क्रिमिनोलॉजी की क्लास जी ये ईद के बाद शुरू होगी जी। ये ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की क्लासेस जो है ना वो ईद के बाद होंगी इंशाल्लाह। ईद के बाद सारा कुछ ईद के बाद इंशाल्लाह, जितने भी आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं ना सबकी क्लासेस ईद के बाद इंशाल्लाह। आते हुए जो है वो अपने अपने घर से जो है वो जो भी आप हस्ब तौफीक जो भी जिसकी जितनी कैपेसिटी है उस हिसाब से जो है वो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक हम जो है वो बना लेंगे एक मुश्तरका जो है वो पूल, ठीक है। हाँ उसमें फिर हो जाएगा कि उसमें तमाम अफराद की तरफ से आ जाएगा गोश्त। है जी? खाली नहीं जी, खाली शौकत खाना की। हाँ जी जी। सारी जो आपकी क्लासेस हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की मैं बता रहा हूँ जी, वो ईद के बाद शुरू होंगी। वो क्रिमिनोलॉजी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, इंटरनेशनल लॉ हो, जो भी हो, सबकी क्लासेस जो हैं वो ईद के बाद इंशाल्लाह। ऑनलाइन स्टूडेंट जी कैसे कंट्रीब्यूट करें जी? आप लोग पार्सल भेज सकते हैं जी। हाँ गोश्त का पार्सल जो है वो भेज सकते हैं, या उसके बदले के अंदर आप जो है वो पैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हमारी चैरिटी में। हाँ हमारी चैरिटी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है जी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हमारी डिस्कशन जी चल रही थी ब्रिक्स की एक्सपेंशन के ऊपर। और ये आप करंट अफेयर्स पाकिस्तान से अलावा कौन से, मैं कोई पढ़ाता ही नहीं और सब्जेक्ट, मैं सिर्फ यही दो सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, ठीक है जी। यार ये कोई टॉपिक है डिस्कस करने वाला, अब डिस्कस जो हमने इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करनी है वो तो कर लेते हैं, ठीक है जी। आपको इंटरनेशनल लॉ भी मैं पढ़ा दूंगा, क्रिमिनोलॉजी भी मैं पढ़ा दूंगा, पॉलिटिकल साइंस का द इंटायर पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि पेपर ए पे मेरी उतनी ही कमांड है जितनी आपकी इस वक्त है पेपर ए पे कमांड, ठीक है जनाब। तो मेरी शायद उससे भी थोड़ी हो। हाँ तो नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ उतनी ही है मेरी कमांड पेपर ए के ऊपर, इसलिए पेपर ए मेरे पास जो है वो नहीं आता। हम डिस्कस कर रहे थे ब्रिक्स की एक्सपेंशन को, और ब्रिक्स के ऊपर हमने डिस्कस किया था कि वाई ब्रिक्स एक्सपेंडेड इन द फर्स्ट प्लेस, ए बी इसका बैकग्राउंड क्या था, यानी ये बनी क्यों थी, और सी इंपॉर्टेंट चीज इसके इंपैक्ट्स क्या होंगे, यानी ब्रिक्स जो एक्सपैंड हो गया है इसके इंपैक्ट्स क्या होंगे पूरे के पूरे आपके जो है वो वर्ल्ड के ऊपर। उसमें इंपैक्ट्स में मेरा ख्याल है कुछ 6-7 चीजें 8 चीजें हमने मेरा ख्याल है पढ़ी थी। उसमें कुछ सवालात हैं अभी तक तो उस पर पूछें, आगे हम मूव करते हैं। सवाल एक्सप्लेन करते हैं। 45% है टोटल 100 का, 45% इनके पास है। क्वेश्चन समझ नहीं आया मुझे, क्वेश्चन क्या पूछने जा रहे हो कि ये पॉइंट इंपैक्ट ऑब्वियसली ये है ना कि आपके पास ऑलमोस्ट 50% ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड जो है, जो मेजॉरिटी ग्लोबल साउथ है, वो एक ही ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर बनी हुई है, राइट। उसके दूसरी तरफ जो G7 है, जो असल में आप समझ लें ओनर ऑफ द वर्ल्ड माना जाता था, उनके पास सिर्फ 9% जो आपके पास टोटल पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती। लेकिन जो असल ओनर ऑफ द वर्ल्ड है, अगर हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो फिर हमें ब्रिक्स नजर आता है, क्योंकि ब्रिक्स के पास ऑलमोस्ट 50% पॉपुलेशन जो है उसकी एग्जिस्ट कर रही है, और अब आगे आहिस्ता आहिस्ता एक्सपैंड होगा। सो फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान इसका मेंबर बनता है या बाकी कोई और कंट्रीज का जो अल्टीमेटली मेंबर बनता है, तो चीजें आपके पास मजीद इसके अंदर ऐड हो जाएंगी। यानी कि अब आप समझ लें कि रियल फॉर्म के अंदर या जो वाकई ओनर होगा
ग्लोबल वर्ल्ड का, राइट, वो आपके पास जो है ना वो आपको ब्रिक्स नजर आएगा, ना कि G7। इवन दो G7 के पास इकोनॉमी बहुत अच्छी थी, पॉपुलेशन नहीं थी, इनके पास पॉपुलेशन भी आ गई है और इकोनॉमी भी इनकी जो है वो सबसे अच्छी हो गई है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि इनकी 37% कंट्रीब्यूशन है टू द वर्ल्ड जीडीपी, ये जो ब्रिक्स की मेंबर स्टेट्स है। दूसरी तरफ जो G7 है उसकी 30.7% है। सो एज फार एज ग्लोबल आपके पास रिप्रेजेंटेशन ऑन पॉपुलेशन इज कंसर्न, वो भी ब्रिक्स ही है। ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द आपके पास जो है ना वो जीडीपी इज कंसर्न, वो भी ब्रिक्स ही। तो ये इसका बेसिकली इंपैक्ट है कि ये आहिस्ता आहिस्ता एक्सपैंड होगी, हो सकता है 60-70% पे चले। तो यानी कि आप ये समझ लें कि वाकई जो ओवरऑल आपके पास जो है ना ग्लोबल साउथ जो होगा उसकी असल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो ये बनना शुरू हो जाएगी फ्यूचर के अंदर, और अभी भी है, आगे भी इंशाल्लाह जो है वो अल्टीमेटली बन जाएगी। अच्छा जी, और जी सर ब्रिक्स अपनी न्यू करेंसी प्लान कर रहे हैं, उसका थोड़ा जी अभी कर रहे हैं, अभी प्लान हो रही है, मैं उस पर आता हूं जी अभी कि वो ब्रिक्स जो है अभी एक्सपैंड सॉरी अपनी न्यू करेंसी प्लान कर रहे हैं, क्या हो रहा है अभी उसमें हम डिस्कशन करते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, हमारा डिस्कशन जो है वो चल रही थी रिगार्डिंग द इंपैक्ट्स, बेसिकली कि इंपैक्ट्स जो है वो ब्रिक्स की एक्सपेंशन के। अब हमारे पास असल जो और मजीद अंडरस्टैंडिंग हमने ये भी करनी है कि कुछ इनके प्रॉब्लम्स भी हैं ब्रिक्स के अंदर, विद इन ब्रिक्स कुछ प्रॉब्लम्स भी एग्जिस्ट करते हैं। दूसरा हमारा एक क्वेश्चन हमारे ज़हन में आ रहा था कि इथियोपिया को अल्टीमेटली जो है वो मेंबर जो है वो क्यों बनाया गया। फिर हमने ये बात भी पढ़ी थी कि ब्रिक्स जो है वो मूव कर रहा है टुवर्ड्स डी डॉलराइजेशन। हमने बात पढ़ी थी कि वो किधर मूव कर रहा है, डी डॉलराइजेशन की तरफ। तो ये डी डॉलराइजेशन क्या है, इसको भी समझने की थोड़ी सी जो है अल्टीमेटली कोशिश करेंगे। हमने ऑल्दो थोड़ा सा आइडिया समझा हुआ है, जब हमने पहले पढ़ा था, जब हमने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को हमने पढ़ा था, तो उसमें हमने पढ़ा जरूर था कि डॉलराइजेशन क्या है या हाउ डॉलर बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंसी इन द वर्ल्ड। दूसरी तरफ हम ये भी देखेंगे कि डी डॉलराइजेशन होने से अल्टीमेटली इंपैक्ट्स क्या आ सकते हैं या डी डॉलराइजेशन हो क्यों रही है, ये सारे के सारे सवाल हम अंडरस्टैंड करेंगे। मुझे लगता है कि ब्रिक्स के अंदर से एक और सवाल बनता है और वो सवाल है डी डॉलराइजेशन। यानी हो सकता है एग्जामिनर आपसे सिर्फ डी डॉलराइजेशन पे सवाल पूछे कि व्हाट इज डॉलराइजेशन या व्हाई डी डॉलराइजेशन इज टेकिंग प्लेस, व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑफ डी डॉलराइजेशन ऑन द वर्ल्ड। यानी वो सिर्फ ब्रिक्स पे सवाल ना करे, वो सवाल ही सिर्फ लिमिट किस पे कर दे, डी डॉलराइजेशन के ऊपर, कि ये इनफैक्ट एक और सवाल है इसके अंदर से जो निकलता। इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप सारों को जो है वो इंशाल्लाह अंडरस्टैंड करेंगे। अभी आप हमने पहले लिख लिया है इंपैक्ट्स, अब आप हेडिंग डालिएगा प्रॉब्लम्स विद इन द ब्रिक्स या इश्यूज विद इन द ब्रिक्स। प्रॉब्लम्स या इश्यूज विद इन हैं ब्रिक्स के अंदर या करंट प्रॉब्लम्स हैं ब्रिक्स के अंदर, उसको जरा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। जाहिर बात है कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन दुनिया की ऐसी नहीं होती जिसके अंदर जो है कोई फायदा नहीं होता या नुकसान नहीं होता। अगर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ फायदे होते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के कुछ अंदर प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं सार्क की, तो सार्क अगर साउथ एशियन आपके पास इंटीग्रेशन के लिए बनाई गई थी, लेकिन दूसरी तरफ प्रॉब्लम कहां पर आती है, इंडिया पाकिस्तान की आपस में नहीं बनती। यानी ऑर्गेनाइजेशन के कुछ फायदे भी होते हैं लेकिन विद इन ऑर्गेनाइजेशन कुछ प्रॉब्लम्स भी होते हैं। इवन दो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है आपके पास जो है वो जर्मनी और फ्रांस, लेकिन जर्मनी फ्रांस की आपस में नहीं बनती, क्योंकि यूरोपियन यूनियन को लीड करता है जर्मनी, लेकिन फ्रांस जो है वो आपके पास जो है ना वो जो है वीटो पावर है। मेरी बात समझ आ रही? तो फ्रांस एक तरफ यूनाइटेड नेशंस की वीटो पावर है, दूसरी तरफ जर्मनी जो है वो यूरोपियन यूनियन को लीड करता है। इसलिए इनकी आपस में समटाइम्स कुछ कंट्रीज की आपस में जो खिचपिच जो है वो रहती है। इसी तरह जो आपके पास ब्रिक्स है, ब्रिक्स के अंदर भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं कंट्रीज की आपस में, उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। पॉइंट नंबर 1 वो है सम ब्रिक्स कंट्रीज लाइक चाइना एंड इंडिया, some BRICS countries like China and India have bonding issues. ये प्रॉब्लम है बहुत बड़ा इशू। ये है अल्टीमेटली कि हां चाइना और इंडिया दोनों ब्रिक्स के मेंबर हैं, लेकिन हमें यह भी नजर आता है कि चाइना और इंडिया दोनों एक ब्लॉक में नहीं है। इंडिया जो है वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ टिल्ट नजर आता है। जितने इंडिया यूएस के ताल्लुकात अच्छे हैं उतने चाइना और यूएस के अच्छे नहीं हैं। इवन दो दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रेड राइट पिछले साल तक यूएस और चाइना के दरमियान हुआ करती थी।
अब वो रिप्लेस हो गई है, चाइना को रिप्लेस कर दिया है मैक्सिको ने। अब मैक्सिको और यूएस के दरमियान में सबसे ज्यादा ट्रेड होती है दुनिया के लिए, लेकिन इससे पहले ट्रेड हुआ करती थी चाइना और यूएस के दरमियान। इवन दो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है ये, लेकिन इनकी ट्रेड आपस में चल रही है, क्योंकि देखें इनकी दुश्मनी है पॉलिटिकल लेवल के ऊपर, और इनकी जो ट्रेड होती है वो ह्यूमन लेवल के ऊपर होती है, यानी जो बेसिक नीड्स हैं वो ट्रेड होती हैं सारी की सारी। इवन पीक जब पाकिस्तान इंडिया के दरमियान दुश्मनी भी चल रही थी ना, तो आलू प्याज फिर भी जना वाघा बॉर्डर से आ जा रहे थे, राइट, क्योंकि वो आलू प्याज जो है वो बेसिक ह्यूमन की आपके पास जो है ना वो नीड है, वो ह्यूमन की नीड को खत्म नहीं करना है आपने, वो इसलिए वो ट्रेड आपके पास अल्टीमेटली क्या होती थी, चलती रहती थी। सो अंडरस्टैंड ये करना है कि इसके अंदर ब्रिक्स का सबसे पहला मसला यह है कि चाइना और इंडिया दोनों एक ब्लॉक में नहीं है, यानी दोनों एक ग्राउंड पे नहीं है, दोनों हर इशू में एक जैसे नहीं है या एक साथ नहीं है, इन दोनों के आपस में बॉन्डिंग इश्यूज है। फॉर एग्जाम्पल अगर चाइना किसी जगह पर पीआरआई बना रहा है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, तो इंडिया उसे काउंटर करने के लिए इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है। समझ आ रही है? ये क्वाड, ये लिमुआ, ये कॉमकेसा, ये जितने भी एग्रीमेंट्स इसके हुए हैं यूएस के साथ, ये किसके खिलाफ हुए हैं? चाइना के खिलाफ। मेरी बात समझ आ रही? तो ये सारे का सारा जो नैरेटिव अंडरस्टैंड करने वाला है कि इवन दो ये दोनों एक ब्लॉक का हिस्सा हैं, लेकिन इनके दरमियान में क्या है, एक बॉन्डिंग इश्यू है, जिसकी वजह से हम ये नहीं कह सकते कि शायद जो ब्रिक्स है वो उतना आपके पास बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि इनके दरमियान में, कंट्रीज के दरमियान में कुछ भी आपस में डिफरेंसेस नहीं है, लेकिन देयर इज स्टिल सम पॉइंट्स व्हिच आर डिफरेंट विद इन द मेंबर स्टेट्स। उसमें से पहला पॉइंट क्या है? दे हैव बॉन्डिंग इश्यूज। इसको लिख लें। बोथ इंडिया एंड चाइना have difference of opinion. Both India and China have difference of opinion in many questions asked within the world community. In many questions asked within the world community. For example, in context of US-China rivalry, India has divergent interests. In context of US-China rivalry, India has divergent interests as far as China is concerned. As far as China is concerned. समझ आ गई बात? तो ये इनके दरमियान में क्या है? डाइवर्जेंट इश्यूज हैं, थोड़े से बॉन्डिंग इश्यूज हैं, जिसकी वजह से एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है ब्रिक्स के अंदर फ्यूचर में भी। क्योंकि प्रॉब्लम कहां पर आता है? प्रॉब्लम ये नहीं है कि इनके दरमियान बॉन्डिंग इश्यूज है। आपको अगर लग रहा होगा ना कि प्रॉब्लम ये कि बॉन्डिंग इश्यूज है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि इनके दरमियान बॉन्डिंग इश्यूज हैं और कोई भी डिसीजन लेने के लिए सबका अप्रूवल भी चाहिए। ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि सिर्फ बॉन्डिंग इश्यूज है, प्रॉब्लम ये है कि डिसीजन लेने के लिए सबका अप्रूवल भी चाहिए। और लेकिन इनके दरमियान में क्या है? बॉन्डिंग इश्यूज है। वो बॉन्डिंग इश्यूज असल में एक बड़े प्रॉब्लम को ना क्रिएट करने वाले। अगर ये होता ना कि 5 कंट्रीज में तो 3-2 भी हो जाता और डिसीजन लिया जा सकता, तो बॉन्डिंग इश्यूज का मसला ही कोई नहीं था। बॉन्डिंग इश्यूज ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम तब क्रिएट करते हैं जब ब्रिक्स में हर कंट्री ने अप्रूवल देना है। सो फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की मेंबरशिप है, तो पाकिस्तान की मेंबरशिप के लिए ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका सबको वोट कर रहा है। लेकिन अगर इन केस यहां पे चाइना लॉबी भी करता है, रशिया लॉबी भी करता है पाकिस्तान के बिहाफ पर इंडिया के साथ, तो इंडिया उसे क्या कर सकता है? काउंटर कर सकता है, क्योंकि इंडिया का अप्रूवल चाहिए पाकिस्तान को मेंबरशिप देने के लिए। The problem is not just the bonding issues. The problem is that this bonding issue will be much more worse when the decision has to be taken, because the decision has to be taken by all 5 members. सबको इकट्ठा डिसीजन लेना है, इसीलिए प्रॉब्लम ये बॉन्डिंग वाला ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है, वरना ये इतना बड़ा प्रॉब्लम होता ही ना। भाई ये दोनों क्या यूनाइटेड नेशंस के मेंबर नहीं है, इंडिया और चाइना? क्या दोनों एससीओ के मेंबर नहीं है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के? तो हम इसको ब्रिक्स में ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम क्यों क्रिएट कर रहे हैं, या ब्रिक्स में ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम क्यों मान रहे हैं? क्योंकि एससीओ में सब कंट्रीज का अप्रूवल नहीं चाहिए डिसीजन लेने के लिए,
ब्रिक्स में सब कंट्रीज का अप्रूवल चाहिए डिसीजन लेने के लिए। दैट इज वाई यहां पर बॉन्डिंग इश्यूज जो है वो ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। पहला पॉइंट समझ आ गया। पॉइंट नंबर 2 पे आ जाए। सवाल, कल कहां थे? दो तीन क्लासें मिस कर दी। हुए। अच्छा अब बताओ सवाल। उनके पास भी वोटिंग का नहीं ना, कल क्लास में रौला है ना, यही प्रॉब्लम होता है, इसलिए इंसान बहुत पीछे रह जाता है क्योंकि आगे अगली बातें ना ऊपर से गुजरी होती हैं। हमने अभी तक ये पढ़ा है कि अभी तक के रिपोर्ट के मुताबिक जो ओरिजिनल 5 मेंबर्स हैं सिर्फ उनके पास ही वोटिंग राइट्स। अब इनकी मीटिंग्स होनी है आगे जुलाई अगस्त सितंबर के अंदर और फिर एंड पे जाके अक्टूबर के अंदर जहां पे पाकिस्तान की मेंबरशिप के बारे में बात हुई। अब इन 2-3 महीनों के अंदर कोई अपडेट आ जाए तो उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन अभी तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक इनकी जो ओरिजिनल 5 मेंबर्स हैं सिर्फ वही वोट करेंगे किसी भी कंट्री की इंक्लूजन के लिए। समझ आ गई बाजी? पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर 2 पे आ जाए। लेकिन जी, अर्जेंटीनाज रिफ्यूजल टू ज्वाइन ब्रिक्स, अर्जेंटीनाज रिफ्यूजल टू ज्वाइन ब्रिक्स indicates Argentina's refusal to join BRICS indicates that BRICS is refutable. That BRICS is refutable. भाई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन रही है, ग्लोबल साउथ की रिप्रेजेंटेटिव होगी, वो जनाब G7 को क्या करेगी? टक्कर देगी, काउंटर करेगी। जनाब G7 की जागीरदारी खत्म हो जाएगी, जनाब इससे होगा डी-डॉलराइजेशन भी हो जाएगी। लेकिन एक मेंबर को कहा जी मेंबर बनूंगा, भजन मैंने नहीं मेंबर बना। बात समझ आ रही? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सरकार इट इज रिफ्यूटेबल, यानी ऐसा नहीं है कि सरकार के हर बंदा ही जो है वो कोशिश कर रहा है कि जनाब आप क्या हो जाए, ब्रिक्स का मेंबर बन जाए, यानी कि ये रिफ्यूटेबल है। कुछ तो ऐसा है इसमें जो कि जिसकी बेसिस के ऊपर क्या किया जा सकता है, इसको रिफ्यूट। हावियर मिलाई नाम है उसके अर्जेंटीना के नए प्रेसिडेंट का, हावियर मिलाई। ये जो हावियर मिलाई है ये बेसिकली ना थोड़ा सा प्रो वेस्ट है। इससे पहले जो इनका प्रेसिडेंट आया था वो बेसिकली थोड़ा सा था प्रो ईस्ट। वो रशिया के साथ रिलेशंस भी बेहतर करने की कोशिश कर रहा था, वो चाइना के साथ रिलेशंस भी बेहतर करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ये जो हावियर मिलाई है ये अजीबो गरीब सा इंसान है। ठीक है जनाब, मतलब आप अजीबो गरीब, इससे एक लिखता भी अजीबो गरीब है। ठीक है जनाब, आप कभी इसको देखें तो आप जाके हैरान होंगे कि ये अजीबो गरीब सूरत हाल है इसकी। अजीब से इसके जो है वो इंसान होता नहीं होता जो बिल्कुल नींद से उठा हुआ वो इंसान और अजीब से बाल हुए वो इंसान के। ठीक है जनाब, बुखलाए 2-4 मिनट इंसान को ये नहीं पता होता कि मैं कहां हूं भाई। ठीक है, वो वाले हालात हैं इसके, अगर आप उसको जाके देखें। और इसकी बातें भी इसी तरह की होती हैं, लिटरली इस तरह की बातें इसकी। ये कुछ ऐसी इसकी पॉलिसीज आ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता जो कि इनफैक्ट अर्जेंटीना के अंदर भी जो है वो लोग काउंटर कर रहे हैं। लेकिन ये क्योंकि बहुत बड़ा सोशल मीडिया सेलिब्रिटी था, ठीक है, तो इसलिए लोग इसके पास इसके पीछे थे और लोगों ने इसको वोट इसलिए किया क्योंकि ये बस ये सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा जो है वो अल्टीमेटली नजर आता था। खैर इस चीज को छोड़ें, प्रॉब्लम यहां पे आ रही है कि हावियर मिलाई जब अपना कैंपेन रन कर रहा था तो उसने अपने कैंपेन में भी ये कहा था कि अगर मैं प्रेसिडेंट बन गया ना तो मैं ब्रिक्स की जो ऑफर आई है ना मेंबरशिप की, मैं उसको रिजेक्ट कर दूंगा, इवन दो उन्होंने मेंबरशिप हमें दे दी है। हुआ ये था कि कंट्रीज ने मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया था, कुछ कंट्रीज ने, उसमें से 6 कंट्रीज की मेंबरशिप की जो थी ना वो अप्रूवल आ गई। 33 कंट्रीज ने अप्लाई किया, 6 का उसमें से क्या आ गया, अप्रूवल। पाकिस्तान ने 33 में भी अप्लाई नहीं किया था शुरू के अंदर, इसलिए नहीं किया था क्योंकि हम जरा ये चेक करना चाह रहे थे कि भाईजान हालात क्या हैं। अभी देखना है कि अल्टीमेटली शुरू के अंदर अगर पाकिस्तान अप्लाई कर देता 33 के अंदर और वो उसमें 6 में ना आता तो इंडियन मीडिया ने तो जनाब बुकला जाना था और जनाब बोलचाल मचा देना था कि जनाब हमने पाकिस्तान की मेंबरशिप को जनाब परे मारा है और फलां की है। और हमारी अवाम ने पता क्या होना था, हमारी अवाम ने वैसे ही जो है ना कॉन्फिडेंस लूज कर देना था। हमारी अवाम को ऐसे ही होता है, थोड़ा बहुत कहीं ना कोई मसला हो जाए ना, कॉन्फिडेंस लूज कर दे, बात खत्म हो गया, कुछ नहीं होना जिंदगी में, पढ़ाई कुछ नहीं, वैसे भी क़यामत आ जानी, हमें क्या जरूरत है साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की करने की, वैसे भी जिंदगी तो आखिर की। वो एक दम ही ना सारा कुछ बुकला करना खत्म कर देते हैं, इसीलिए हम आपने फोकस करना है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप मुझे बताएं कभी आपने जिंदगी के अंदर देखा हो कि पाकिस्तान की मिलिट्री का कोई भी मिसाइल टेस्ट या कोई भी आपके पास वेपन्स का टेस्ट नाकाम हुआ हो? ये हमेशा कामयाब होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि नाकाम टेस्ट शो ही नहीं किए जाते। ये पाकिस्तान की मिलिट्री का एक रूल है कि जो भी मिसाइल टेस्ट, वरना इंडिया का फलां टेस्ट नाकाम हो गया, इंडिया ने फलां किया नाकाम हो गया, वो जनाब चांद पर उतरने लगे थे नहीं उतर सके,
उनका सब कुछ नाकाम हो रहा है और इनका सब कुछ ही ठीक हो रहा है, लेकिन ये फिर भी बहुत पीछे है। इसलिए क्योंकि जो हमारे पास अल्टीमेटली जो नाकाम टेस्ट होते हैं वो पाकिस्तान की मिलिट्री के मुताबिक वो शो नहीं किए जाते। इसलिए शो नहीं किए जाते क्योंकि पाकिस्तान की जो अवाम है ना उनका मुराद डाउन हो जाएगा इस कि पता नहीं भाईजान आप एक मिसाइल टेस्ट नाकाम हो गया ना, इनको लगना है कि पिछले भी सारे के सारे फारग हैं, पिछले भी वेले हो गए सारे के सारे। इसलिए ये ना मुराल देखा जाता है। पाकिस्तानी कौम जरा थोड़ी सी आपको पता है इस मामले के अंदर थोड़ी सी ना वो सेंटिमेंटल सी, इस मामले को जरा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। अगर हमने अप्लाई अब किया है जब हमारी ही मेंबरशिप है जिसके बारे में भी बात होनी है, तो इसलिए जरा ये 1-on-1 है। वहां पे 33 के अंदर ना गेम करना जरा मुश्किल हो जाता है। मतलब आपने चाइना को भी थोड़ा पुश किया हुआ है, या रशिया को भी पुश किया हुआ है कि यार थोड़ा सा हमारी भाईजान बात करें जरा बड़ों के साथ, ठीक है। तो थोड़ी सी हमने को सिफारिश की हुई है थोड़ी सी, लेकिन वहां पे 33 मुल्कों में से ना आपकी फाइल पे फोकस करवाना जरा मुश्किल काम है। एक एक फाइल है ना 1-on-1 जा रही है फाइल, तो उस पर फिर डिस्कशन करना और उसके ऊपर जो है ना पूरा कैंपेन करना वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो वो कॉन्टेक्स्ट है जरा समझने वाला इस चीज के अंदर। तो हावियर मिलाये जो है वो इन 6 कंट्रीज यानी अर्जेंटीना इन 6 में भी था जिनकी मेंबरशिप को अप्रूवल दे दिया उन्होंने। 1 जनवरी 2024 तक इन 6 कंट्रीज ने बताना था कि हमने मेंबर बनना है या नहीं बनना, और इन्होंने कह दिया जनाब दिसंबर के एंड पे कि जनाब हमने मेंबर नहीं बनना। अब सवाल आपके जेहन में आएगा कि इन्होंने मेंबरशिप को ओके क्यों नहीं किया या मेंबरशिप को अप्रूवल क्यों नहीं दिया। 2 चीजें हैं। हावियर मिलाये क्योंकि प्रो वेस्ट है, राइट, इसलिए क्योंकि ये जो आपके पास जो ये ब्रिक्स बन रहा है ये सारा ग्लोबल ईस्ट का है, तो ऐसे सिनेरियो में उसकी कोशिश है कि वो थोड़ा सा इंक्लाइन हो टुवर्ड्स वेस्ट। और अगर वो किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बन जाए जो कि टोटली एंटी वेस्ट है, तो उसका सारे का सारा प्लान फारिग हो जाएगा। तो पहला तो मसला ये समझ आता है क्योंकि वो वेस्ट की तरफ जाना चाहता है और ये ग्लोबल साउथ की ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो इसके अंदर जाके इसको फायदा कोई भी नहीं है। मेरी बात समझ आ रही। पॉइंट नंबर 2 को अंडरस्टैंड करते हैं। प्रॉब्लम ये भी है इसी के अंदर, प्रॉब्लम ये है कि इनकी जो है ना वो चाइना से भी नहीं बनती और इनकी ईरान से भी नहीं बनती। चाइना से इसलिए इनकी नहीं बनती क्योंकि चाइना को ये कहते हैं कि ये ना अपनी जो वो प्रोडक्ट्स हैं उसको ना मार्केट में डंप करते हैं, राइट। डंपिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स का मतलब होता है कि मार्केट में प्रोडक्ट फेंकी जाओ, राइट। अल्टीमेटली सारे के सारे लोग आपकी ही प्रोडक्ट्स क्या करना शुरू करेंगे, लेना शुरू कर देंगे, बाय करना शुरू कर देंगे। मेरी बात समझ आती। इसका नुकसान पता क्या होता है, आपकी अपनी इंडस्ट्री खत्म हो जाती है। आपकी इंडस्ट्री एक चीज बना रही है 300 रुपए की, चाइना वही चीज मार्केट में फेंक रहा है 150 रुपए की। अल्टीमेटली होगा क्या, लोग क्या करेंगे, चाइना की चीजें खरीदना शुरू कर देंगे और अल्टीमेटली टोटली चाइनीज प्रोडक्ट्स पर डिपेंडेंट होना शुरू हो जाएंगे, जिससे आपकी अपनी इंडस्ट्री क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ये कहता है कि मैंने चाइना की जो है ना वो इंडस्ट्री के ऊपर या चाइना की प्रोडक्ट्स पर डिपेंडेंट नहीं होना, मुझे अपनी प्रोडक्ट्स जो है ना वो खुद बनानी। दूसरा मसला इसका ईरान के साथ है। 1980s के दौर के अंदर ना ब्यूनस आयरेस जो कैपिटल है अर्जेंटीना का, वहां पे बम धमाका हुआ था और उसका धमाके का इल्जाम जो था ना वो बेसिकली उन्होंने ईरान पे लगाया था। और वो ईरान और ब्यूनस आयरेस यानी अर्जेंटीना का जो मसला है वो अभी तक चल रहा है। ईरान ने उस बम धमाके का को एक्सेप्ट भी कर लिया था कि हम ही हैं उसके पीछे, लेकिन वो मसला अभी तक हल नहीं हुआ इन दोनों के दरमियान। तो इसने कहा कि जनाब मैं उस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं बन सकता जहां पर अल्टीमेटली ईरान और मुझे इकट्ठी मेंबरशिप दी जा रही, राइट। तो मैं इनके साथ नहीं बैठ सकता क्योंकि इसने कहा था कि आई वॉन्ट लिबर्टी बट चाइना, रशिया एंड ब्राजील डोंट वॉन्ट लिबर्टी। समझ आ गई कि मैं लिबर्टी चाहता हूं कि मैं खुद जो करना चाहूं करूं, मैं जहां जाना चाहूं जाऊं, मैं जो प्रोडक्ट्स बेचना चाहूं वो बेचूं, लेकिन चाइना क्या करेगा, डंपिंग करेगा प्रोडक्ट्स की। इससे मेरी जो इकोनॉमी क्या होगी एज अर्जेंटीना क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। नोट करते हैं। हावियर मिलाये द अर्जेंटीनियन प्रेसिडेंट, Javier Milei, the Argentinian president, is fiercely against China and Brazil. In fact, he categorically said, I defend liberty. China, Putin, and Brazil don't. I defend liberty. China, Putin, and Brazil don't. समझ आ गई बात? नेक्स्ट पॉइंट।
On the other hand, he is also against Chinese. He is also against Chinese plan of dumping of products. Chinese plan of dumping of products, which ultimately affects the small and medium enterprise, which ultimately affects the small and medium enterprise of the receiving state. Small and medium enterprise of the receiving state. समझ आ गई बात? थर्ड, अर्जेंटीना has some unresolved business with Iran. Argentina has some unresolved business with Iran in context of the 1994 Buenos Aires bombing. 1994 Buenos Aires, B-U-E-N-O-S, Buenos Aires, A-I-R-E-S. Buenos Aires bombing, कैपिटल है ये अर्जेंटीना का. In context of the 1994 Buenos Aires bombing, which Argentina believes Iran was responsible of, which Argentina believes Iran was responsible of. समझ आ गई बाजी? तो एक इनका मसला नंबर 2 है, या इशू नंबर 2 आप कह सकते हैं. इशू नंबर 3 लिखेगा जी, द नाइल वाटर डिस्प्यूट. Nile water dispute between Egypt and Ethiopia. Nile water dispute between Egypt and Ethiopia. इथियोपिया और इजिप्ट के दरमियान में ना एक नाइल वाटर डिस्प्यूट भी है. रिवर नाइल आपको पता है, द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर. द लार्जेस्ट रिवर इज रिवर एमेजॉन, राइट? द लॉन्गेस्ट इज रिवर नाइल. लार्जेस्ट इज एज फार एज द वाटर आपके पास जो है ना वो वॉल्यूम इज कंसर्न. जितना वाटर वॉल्यूम है दुनिया में सबसे ज्यादा वो रिवर अमेजॉन के अंदर है जो साउथ अमेरिका में है, और रिवर नाइल जो है इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड. तो इनके दरमियान में ना इशू है इथियोपिया और इजिप्ट के दरमियान में भी, वो भी वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का, राइट? क्योंकि रिवर नाइल जो है इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ अफ्रीका, राइट? और ये इथियोपिया से भी गुजरता है, ये आपके पास जो है ना वो इजिप्ट से भी गुजरता है, और इन सबके दरमियान में प्रॉब्लम है कि कितने परसेंट पानी वो इस्तेमाल करेंगे, कितने परसेंट पानी हम इस्तेमाल करेंगे. ये पुराने दौर में सारे का सारा इजिप्ट इस्तेमाल किया करता था क्योंकि इजिप्शियन एम्पायर थी. ये सारी इजिप्शियन एम्पायर हुआ करती थी, फेरोज उसको रूल किया करते थे. कंट्री स्टेट और नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता था. बात समझ आती? लेकिन उसके बाद जब मुसलमान आना शुरू हुए ना, मुसलमान, तो इन इलाकों के कुछ नाम तब्दील होना शुरू हो गए. समझ आ गई बात? जिस तरह उस दौर के अंदर इथियोपिया का नाम इथियोपिया नहीं था, हबशा कहते थे उसे, राइट? सुडान जो था, ये सुडान का जो इलाका है आपके पास, ये एक मुल्क होता था. साउथ सुडान और नॉर्थ सुडान, साउथ सुडान तो 2011 में आया ना, पहले एक ही इलाका होता था, उसका नाम होता था सुडान. समझ आ गई बात? ये 2011 के अंदर 2 मुल्कों में डिवाइड हो गया, साउथ सुडान और सुडान. यानी सुडान उधर ही रहा, उसमें से साउथ सुडान सेपरेट हो गया. जिस तरह इंडिया उधर ही रहा और उसमें से पाकिस्तान सेपरेट हो गया. समझ आ गई बात? इसको सुडान में मुसलमानों ने कहा था, राइट? इसका नाम रखा था बिलादुल सुडान, द लैंड ऑफ ब्लैक पीपल, राइट? अरबी जुबान में बिलादुल सुडान. तो नाम पड़ा बिलादुल सुडान, द लैंड ऑफ ब्लैक पीपल. तो वो नाम पड़ा, उस वजह से इसका नाम फिर सुडान पड़ गया. वहीं से फिर सारे के सारा जो है वो नैरेटिव बनना शुरू हुआ. इथियोपिया भी आ गया, यहां पे मुसलमान आने शुरू हो गए, क्योंकि ये सारे इजिप्ट की तरफ से आया करते थे ट्रेड करने के लिए, और इन्होंने हिजरत भी की थी हबशा की तरफ, इथियोपिया की तरफ. इसलिए आज भी इथियोपिया के अंदर जो है वो आपके पास मुसलमान बहुत बड़ी तादाद के अंदर है, क्योंकि उन्होंने पहली जो हिजरत हुई थी मुसलमानों की इथियोपिया की तरफ ही हुई थी. सो ये कॉन्सेप्ट है सारे का सारा अंडरस्टैंड करने का. लेकिन अभी भी इन दोनों के दरमियान, इजिप्ट और
इथियोपिया के दरमियान वाटर डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट रिवर नाइल का क्या है, प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, नोट कर लेते हैं। दे हैव अ प्रॉब्लम अबाउट द परसेंटेज यूज, they have a problem about the percentage use of the Nile water. Percentage use of the Nile water, because the water flows, towards the downstream. The water flows towards the downstream, and according to international law, a country on the downstream has equal rights. In the downstream has equal rights as far as water distribution is concerned. Equal rights as far as water distribution is concerned. समझ आ गई बाजी? प्रॉब्लम नंबर 3 लिखिएगा जी, लिखिएगा जी। क्लैश ऑफ व्यूज between Saudi and Iran. Clash of views between Saudi and Iran in context of Israel. Clash of views between Saudi and Iran in context of Israel. Even though इन दोनों के ताल्लुकात अब बेहतर होते नजर आ रहे हैं हमें, लेकिन एक मसला है जिसके ऊपर अभी भी दोनों की नहीं बनती, और वो है इसराइल। सऊदिया इसराइल के मामले के ऊपर थोड़ा सा हार्ड स्टांस नहीं लेता, राइट, लेकिन वो कोई नरम स्टांस भी नहीं ले रहा। वो एक सॉर्ट ऑफ, आप ये समझ लें कि इंसान चुप नहीं कर जाता है किसी मसले के ऊपर कि चलो यार देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है, फिर बाद में फैसला करेंगे कि हमने फ्यूचर में क्या करना है। ईरान वांट्स अ हार्ड स्टांस एज फार एज इसराइल इज कंसर्न, एंड दे हैड टेकन अ हार्ड स्टांस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इसराइल एज वेल। सो इस सारी के सारी सिचुएशन के अंदर ये क्लैश है दोनों के दरमियान में, ईरान के दरमियान में और सऊदिया के दरमियान में, एज फार एज इसराइल इज कंसर्न। ये भी एक बहुत बड़ा क्लैश है कि क्या रिकॉग्नाइज करना है नहीं करना, इस कॉन्टेक्स्ट को भी समझने की जरूरत है। नोट कीजिएगा। कुछ भी नहीं है यार, ये भी कहानी है। हकीकत टीवी तो नहीं देखता तू? लग रहा है कि देखता है। ये कोई वो ऐसी बात नहीं है। आप इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं सकते अनलेस एंड अनटिल आप रिकॉग्नाइज ना कर ले दूसरे कंट्री को, राइट। वो सारे ये वो कंट्रीज इन्वेस्ट कर सकते हैं जिन कंट्रीज ने रिकॉग्नाइज किया हुआ एक दूसरे को। समझ आ गई बात? वो सिर्फ बातें ही हैं सारी की सारी। हमारे कुछ कंट्री, मुस्लिम कंट्रीज ऐसे हैं जिनके ताल्लुकात इसराइल के साथ बहुत अच्छे हैं। सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट आपका जो है वो टर्की है, राइट, जो जनाब आपका जनाब वो समझें कि आपका बीकन ऑफ मुस्लिम ह्यूमैनिटी और पता नहीं क्या कुछ बनता फिर रहा है। सबसे ज्यादा आपके पास जो है ना वो इसराइलीज जो हैं वो सैर सपाटा करने के लिए टर्की आ रहे होते, राइट। तो ये स्टांस लेने की जरूरत है। ऐसे तो मालदीव था, ठीक है जनाब, उसने कहा इसराइली बढ़ के दिखाएं यहाँ पे। हमने गवर्नमेंट को छोड़े किसी बंदे को भी नहीं बढ़ने देना इसराइल से, पासपोर्ट अलाउ ही नहीं है, निकलो शाह बेचारे के साथ। क्योंकि मालदीव जो है वो ऑन अराइवल वीजा देता है। यहां से आप जहाज में बैठे जाके मालदीव पहुंचे, वीजा लगवाए, मालदीव पहुंचे, वीजे की जरूरत नहीं है, पाकिस्तानियों को भी नहीं, इसराइलीज को भी नहीं थी। उन्होंने कहा भाईजान इसराइली पासपोर्ट हम बढ़ने नहीं देंगे, जो मर्जी हो, जैद बकर इस्माइल शाहिदा जो मर्जी हो, हमने नहीं आने देना, नेतन्याहू हो जो मर्जी हो, ठीक है। ये एक स्टांस होता है कंट्रीज का। जो हमारे टॉप कंट्रीज हैं, जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, वाकई सिर्फ और सिर्फ वो सिर्फ बयान देने की हद तक ही है, एग्जिस्ट करते, तो इनका क्लैश है आपस में, एग्जिस्ट करता। आई एम नॉट सेइंग दैट सऊदिया इज इंकरेजिंग recognition of Israel. The problem is कि सऊदिया जो है ना वो प्रॉब्लम्स की तरफ जाना नहीं चाह रहा, क्योंकि सऊदिया का प्लान ही है कि उसने इंक्लूसिविटी शो करनी। वो चाह रहा है कि बियॉन्ड ऑयल हम इकोनॉमी देखें। बियॉन्ड ऑयल इकोनॉमी में पीस है भाई, पीस। ये मैं आपको 2-3 क्लासेस में समझा रहा हूं। बियॉन्ड ऑयल वर्ल्ड इज पीसफुल, एंड टू बी पार्ट ऑफ दैट बियॉन्ड ऑयल वर्ल्ड यू डोंट नीड टू इंडल्ज इन द प्रॉब्लम्स, यू नीड टू कम आउट ऑफ द प्रॉब्लम्स। इवन यही प्रॉब्लम आपके प्रेसिडेंट ट्रंप का था
प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रेसिडेंट बाइडेन का पहला मसला यह था, जो इशू था, जो लोगों को पसंद नहीं आया, खास तौर पे अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट को पसंद नहीं आया। प्रेसिडेंट ट्रंप अमेरिकी तारीख के चंद उन प्रेसिडेंट में से था जो वाकई वॉर जोन से निकले थे। वॉर जोन में जाने की बजाय उसने तो पुल आउट किया था अफगानिस्तान से। अमेरिकन आपके पास जो है आपके फाइनेंसर्स को तो पसंद नहीं आ रही है चीज, समझ आ रही बात? वो तो पुल आउट कर रहा है सारे के सारे वॉर जोन में से। ऊपर से प्रेसिडेंट बाइडेन था, वो वाकई फिर दोबारा गया किधर, वॉर जोन्स के अंदर। तो ये प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करने वाली है कि दुनिया के अंदर एक सिस्टम इस तरह का चल रहा है। लेकिन समझाने के लिए, सिर्फ इस बात को समझाने के लिए थोड़ा सा, कि जो सऊदी अरेबिया है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो रिकॉग्नाइज करने लगा है इसराइल को। सऊदिया ने बड़ा क्लियर एक स्टांस दी है। सऊदिया ने कहा देयर विल बी नो रिकॉग्निशन ऑफ इसराइल अनलेस द प्रॉब्लम ऑफ पैलेस्टाइन इज रिजॉल्व्ड। दे आर वेरी क्लियर, बट दे डोंट वांट टू इंडल्ज इन मोर प्रॉब्लम्स। दैट इज व्हाई दे आर मम, दे आर साइलेंट right about the problems. ये है clash between Saudi and Iran, because Iran wants more aggressive tone towards Israel. Saudi wants watch and wait and watch. ये चलो देखते हैं कि क्या होता है इसके अंदर। क्लियर होगी बात? नोट कर लें। Iran wants a more aggressive tone towards Israel Iran wants a more aggressive tone towards Israel, but Saudis are a bit reluctant, in doing or showing more nerves, in doing more or showing more nerves. Problem number 5. Note कीजिए। Problem number 5. BRICS works in consensus. BRICS works in consensus. And India can play the spoiler in Pakistan's party. India can be a spoiler. BRICS works in consensus and India can be a spoiler. एक इशू भी है और एक अच्छी बात भी। अच्छी बात यह कि सारे के सारे इकट्ठे होंगे तो फैसला लिया जाएगा, लेकिन ये बहुत बड़ा मसला भी है कि सारे इकट्ठे होंगे तो फैसला होगा। समझ आ रही? और इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर स्टेट्स अपने इंटरेस्ट पे फोकस करती हैं और वो अपनी बाकी मसलों को छोड़ देती। समझ आ गई बात? और अपने नेशनल इंटरेस्ट पे जब वो फोकस करने की बारी आएगी तो फिर कंसेंसस नहीं होगा। सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि सारे इकट्ठे होंगे तो फैसला लिया जाएगा। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि सारे इकट्ठे होंगे तो फैसला होगा। समझ आ गई? तो ऑन वन ग्राउंड इट इज बेटर in context of giving an idea that consensus is very important in BRICS. But on the other ground, it is a problem that even if one country says no on a problem just because their own interests is against that issue, like India against Pakistan, the problem will never be resolved. इसलिए ये सारे का सारा इसको आप प्रॉब्लम के तौर पे भी देख सकते हैं और आपके पास अच्छी चीज के तौर पे भी देख सकते हैं। ये दोनों तरफा चीज आपके पास अल्टीमेटली जो है हो जाती है। लेकिन ये ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि स्टेट्स के बिजनेस के अंदर कंसेंसस का होना बहुत मुश्किल है। स्टेट्स के बिजनेस में कंसेंसस का होना बहुत मुश्किल है। बहुत सी दफा एक यार मुझे बात बताएं, पैलेस्टाइन के मसले के ऊपर क्या दुनिया के अंदर हर इंसान को यह समझ नहीं आनी चाहिए गलत हो रहा है? लेकिन दुनिया का हर इंसान को समझ क्यों नहीं आ रही गलत हो रहा है? स्टेट इंटरेस्ट है। मेरी बात समझ आ रही? यह ज्यादा बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको समझ आना चाहिए गलत हो रहा है, लेकिन यकीन करिए बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है कि लोगों को समझ ही नहीं आ रहा कि ये गलत क्यों हो रहा है। उस दौर के अंदर हिटलर ने जो है वो सारे के सारे जूस को मारना शुरू कर दिया और उसने लोगों का ब्रेन वॉश किया कि जूस को मारना जो है ना वो बड़ी अच्छी बात। समझ आ गई? और लोग जो है वो ब्रेन वॉश हो भी गए, चलना भी शुरू कर दिया उन्होंने। यार सारा कुछ छोड़ दें यार, आप छोड़ दें, इधर उधर दुनिया को छोड़ें, अपनी तारीख की मिसाल लें। अपनी तारीख में जब आप 72 को मार रहे थे, ठीक है, 72 को, आपको नहीं समझ आ रही थी कि गलत कर रहे हैं आप। आज की तारीख में आप ये सोचें
कि एक मुसलमान जो है वो नवासा रसूल को मार रहा है, ठीक है, उसको नहीं समझ आ रही है मैं क्या करने लगूं। यार इससे बड़ी मिसाल और मैं क्या दे सकता हूं आप, लेकिन आज की दुनिया में ऐसा ही चलता है। तो यस, द पॉइंट इज दैट कंसेंसस इज रिक्वायर्ड टू फाइनलाइज एनीथिंग इन ब्रिक्स, बट दिस इज अ प्रॉब्लम दैट कंसेंसस इज रिक्वायर्ड टू फाइनलाइज समथिंग इन ब्रिक्स, एंड इंडिया कैन बी अ स्पॉइलर। नोट कीजिएगा जी, एज पाकिस्तान हैज applied for the membership, as Pakistan has applied for the membership of BRICS, which has to be put in question, in October's meeting of BRICS in Kazan. October's meeting of BRICS in Kazan, Kazan. India can act as a spoiler. India can act as a spoiler because all the memberships of BRICS require consensus of the original 5 members. The consensus of original 5 members. समझ आ गई बात? आपको क्वेश्चन था, क्वेश्चन कर रहे थे आप, क्वेश्चन नहीं कर रहे थे? अच्छा कर लो, मुझे लगा आपने हाथ खड़ा किया। अच्छा ये बात क्लियर हो गया जी। ये कुछ इश्यूज हैं जो करंटली चल रहे हैं किसके दरमियान में, ब्रिक्स के दरमियान। क्लियर होगी बात? अब आते हैं अगले पॉइंट की तरफ, और वो है व्हाई इथियोपिया हैज बीन एडेड टू ब्रिक्स। व्हाई इथियोपिया हैज बीन एडेड टू ब्रिक्स। सबसे पहली रीजन, पॉइंट नंबर 1, जियोग्राफिकल पोजीशन ऑफ इथियोपिया इन अफ्रीका। जियोग्राफिकल पोजीशन ऑफ इथियोपिया इन अफ्रीका। जियोग्राफिकल पोजीशन ऑफ इथियोपिया इन अफ्रीका। स्ट्रेट का कॉन्सेप्ट समझ आता है आपको? स्ट्रेट क्या होता है? स्ट्रेट होती क्या? एग्जांपल तो नहीं दे रही, होती क्या, डेफिनेशन क्या? दो कंट्रीज के दरमियान की जो बॉडी ऑफ वाटर होती है उसको हम क्या कहते हैं? गलत, गुजरती, उसको हम क्रीक कहते हैं। ये खुली तो फिर रिवर हो जाता है। A narrow natural body of water that joins two bigger bodies of water. Countries नहीं, water, समझ आ गई? एक तरफ एक समंदर, दूसरी तरफ दूसरा समंदर, उनको आपस में कनेक्ट करने वाली जो आपके पास स्ट्रिप होती है उसे क्या कहते हैं? स्ट्रेट। समझ आ गई बात? पर वो तो आपके पास आर्टिफिशियल है ना। अगर आप लोगों ने नेचुरल है तो स्ट्रेट है, आर्टिफिशियल होगी तो फिर केनाल होगी। पनामा केनाल वो अटलांटिक ओशन को पैसिफिक के साथ जोड़ती है, राइट? आपके पास स्विस केनाल मेडिटेरेनियन को आपके पास इंडियन ओशन के साथ जोड़ती है, राइट? मेडिटेरेनियन को रेड सी के साथ, वो रेड सी आगे चला जाता है ना इंडियन ओशन में। समझ आ गई? तो अगर नेचुरल बॉडी ऑफ वाटर हो, लिख लें, अ नेचुरल बॉडी ऑफ वाटर दैट ज्वाइंस टू बिगर बॉडीज ऑफ वाटर, स्ट्रेट। अ नेचुरल बॉडी ऑफ वाटर which joins a natural body of water which joins two bigger bodies of water. हाँ जी? अगर उनके दरमियान में एक नेचुरल लिंक है दोनों के दरमियान में, तो दोनों बॉडीज आर्टिफिशियल कैसी हुई?
लिंक दोनों के दरमियान मौजूद था पहले से, पानी उन्होंने बाद में भर दिया उसके अंदर ना, कि चलो भाईजान ये भी आर्टिफिशियल। बहुत अच्छे, कुछ सियाने होते हैं दुनिया के अंदर ना, दुनिया के अंदर वो उनको समझ नहीं आ रही होती कि जनाब अच्छा ना, दे जस्ट वांट टू कंट्रीब्यूट, राइट, बिकॉज एवरीवन इज कंट्रीब्यूटिंग बट दे डोंट नो हाउ टू कंट्रीब्यूट, बट दे वांट टू कंट्रीब्यूट। कोई नहीं, बात उसको कैनाल कहेंगे शहजादे। अगर वो आपके पास दो आर्टिफिशियल चीजें बनी हुई, दो आर्टिफिशियल वाटर बॉडीज है, आर्टिफिशियल होंगी तो जारी बात है वो कि आपके पास ना लेक बन सकती है। समंदर आर्टिफिशियल नहीं हो सकती, लेक हो सकती है आर्टिफिशियल। समझ आ गई बात? ना ही आप आर्टिफिशियली रिवर बना सकते। आर्टिफिशियल कैन बी अ स्मॉल वाटर बॉडी, दैट कैन बी अ लेक, राइट। जिसमें पाकिस्तान की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक कौन सी है? किंजर। वो नेचुरल है, अल्ताबाद जो है। किंजर जो है, किंजर इज बेसिकली पाकिस्तान लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक। नहीं नहीं, किंजर है जी, मंशर नेचुरल है। आपके पास किंजर जो झील है वो आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल की बात कर रहा हूं, आर्टिफिशियल इज मैन मेड, राइट, जो ह्यूमन मेड है। नेचुरल है, फॉर एग्जांपल ये जो आपके पास जलजला आया था, जलजले के बाद अताबाद लेक बनी थी, वो नेचुरल है क्योंकि वो ह्यूमन ने नहीं बनाई, किसी ने, वो नेचुरल रीजंस के साथ बनी है, तो उसको हम नेचुरल लेक कहेंगे, आर्टिफिशियल। ये वाला स्ट्रेट कॉन्सेप्ट समझ आ गया? अब मैं आपको समझा रहा था कि एक कॉन्सेप्ट होता है स्ट्रेट का। स्ट्रेट दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट्स भी हैं। एक स्टेट ऑफ मलाका है। स्टेट ऑफ मलाका ज्वाइन करती है पैसिफिक ओशन को इंडियन ओशन के साथ। समझ आ रही? पैसिफिक ओशन को इंडियन ओशन के साथ। दूसरा आपके पास है स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस, वो ब्लैक सी को ज्वाइन करती है मेडिटेरेनियन सी के साथ, राइट। स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस जो कहां से गुजरती है? इस्तांबुल के अंदर से, राइट, इस्तांबुल के अंदर से गुजरती, तो उसको हम क्या कहते हैं? बॉस्फोरस स्ट्रेट, दैट ज्वाइंस द ब्लैक सी विद द मेडिटेरेनियन सी। समझ आ गई बात? उनको ज्वाइन करती है आपस, इसको हम कहते हैं बॉस्फोरस। एक है स्ट्रेट ऑफ बाबुल मंदब। कौन सा है? स्ट्रेट ऑफ बाबुल मंदब, DEB, स्ट्रेट ऑफ बाबुल मंदब। ये जो स्ट्रेट है ये ज्वाइन करती है बेसिकली इंडियन ओशन को रेड सी के साथ। दिस ज्वाइंस द इंडियन ओशन विद द रेड सी। मेरी बात समझ आ रही? दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड रूट जो है वो सुएज कैनाल है। दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड रूट सुएज कैनाल है, क्योंकि सुएज कैनाल ज्वाइन करता है यूरोप को विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। समझ आ गई बात? सुएज कैनाल दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है, और सुएज कैनाल जो है जहां पर जो है इंडियन ओशन के साथ मिलता है जाकर, उस एरिया को कहते हैं बाबुल मंदब। समझ आ गई बात? दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट क्या है? सुएज कैनाल। और यह बात हमने पढ़ी थी कि दुनिया की 85% ट्रेड तो वैसे ही सी के जरिए होती है, 9% आपके पास रेल के जरिए होती है, 5% बाय रोड होती है, और 1% बाय एयर है। यानी 85% जो बाय सी होती है ट्रेड आपकी, उस 85% का सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट क्या है? सुएज कैनाल। सुएज कैनाल जहां पर इंडियन ओशन के साथ जाके मिलता है, उस एरिया को क्या कहते हैं? बाबुल मंदब। ये इतनी इंपॉर्टेंट प्लेस है, और वहां पर कोने पे कौन बैठा हुआ है? सो इथियोपिया सिट्स एट द मोस्ट इंपॉर्टेंट जंक्चर, राइट, ऑफ द ट्रेड रूट बिटवीन यूरोप एंड अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। वो जो आपके पास एरिया है, दैट ऑटोमेटिकली मेक्स इथियोपिया वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीज एज फार एज द ट्रेड रूट इज कंसर्न। क्योंकि भाईजान चाइना क्या चाह रहा है? इकोनॉमी बेहतर करना। इकोनॉमी बेहतर कैसे होगी? थ्रू ट्रेड। ट्रेड के लिए उसको बाकी कंट्रीज की तरफ जाना ही जाना है, तो रस्ते में सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री को छोड़ कैसे सकते हैं, जिसके जरिए वो आगे कंट्री तक पहुंचेंगे। इथियोपिया को गेटवे टू अफ्रीका भी कहते हैं, क्योंकि बाबुल मंदब पे पहुंच के इथियोपिया में एंटर होके ही तो आगे फिर सारे अफ्रीका में जाने। इसी का तो फायदा उठा रहे हैं, इसलिए तो इसको ज्योग्राफिकल पोजीशन इसकी सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए तो उन्होंने मेंबर बनाया इसको ब्रिक्स का। मेरी बात समझ आती? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस आपके पास एग्जिस्ट करती है। इस पॉइंट को लिख लें जरा, फिर क्वेश्चन लेते जी। सवाल बहुत छोटी, बहुत छोटा मुल्क है, और जिबूटी जो है वो बहुत छोटा मुल्क है, और उसमें मेजॉरिटी प्रॉब्लम पता क्या है? उसमें आपके पास ना वो बने हुए हैं, आपके पास बेसिस, वॉर बेसिस बहुत ज्यादा बनी हुई है, इसको मिलिट्री बेसिस कहते हैं। जहां जिस मुल्क में मिलिट्री बेसिस होती है ना, वहां पे ट्रेड बहुत मुश्किल हो जाती है। ट्रेड के लिए आपको एक ऐसी बेस चाहिए होती है, एक ऐसा एरिया चाहिए होता है जहां पर मिलिट्री बेस ना हो।
वो तो ओपन हो सबके लिए। मिलिट्री बेस जो अमेरिका की है वहां पर जिबूटी में, और जो चाइना की है जिबूटी में, आपका ख्याल है कि अमेरिकन बेस चाइना को ट्रेड करने देगी और चाइना अमेरिका को ट्रेड करने देगी? वो तो सिर्फ बेस बनाई हुई है उन्होंने बाबुल मंदब के दरमियान के होने वाली ट्रेड को रोकने के, सब अपना कंट्रोल करने के लिए, कि वहां पर कोई प्रॉब्लम ना हो। अमेरिका की ट्रेड अगर बाबुल मंदब पे रुकेगी तो अमेरिका चाइना को काउंटर करेगा वहां पर बैठ के। वो उधर बैठा हुआ है, उसने अपना हेडक्वार्टर बनाया हुआ है वहां पे। चाइना की भी ट्रेड गुजरती है बाबुल मंदब से, इसलिए उसने अपनी बेस बनाई हुई है वहां पे कि चलो मेरी ट्रेड भी आराम आराम से गुजरती रहे। लेकिन पोर्ट नहीं है। पोर्ट जो है वो आपके पास कहां पर बन रहा है? इथियोपिया। नोट कीजिएगा जी, इथियोपिया हैज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट strategic geographical position in Africa. Strategic geographical position in Africa, comma, being the second most populous country in Africa, being the second most populous country in Africa, it is one of the largest economies of Africa as well. Second most populous country है अफ्रीका का, it is one of the largest economies on the African continent. समझ आ गई? Full stop. Its central location connects various regions of the world. Its central location connects various regions of the world, making it an important player in regional integration, making it an important player in regional integration and the trade routes in Africa, making it an important player in the regional integration and trade routes in Africa. समझ आ गई बाजी? पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया? पॉइंट नंबर 2, रिमार्केबल ग्रोथ, रिमार्केबल इकोनॉमिक ग्रोथ, रिमार्केबल इकोनॉमिक ग्रोथ of Ethiopia in the recent past. Remarkable economic growth of Ethiopia in the recent past. अफ्रीका में सबसे ज्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, बात समझ आ रही है? इस वक्त अगर किसी दुनिया में लग रही है, बना रहा है और वो पूरी अफ्रीका को बेच रहा है तो वो इथियोपिया, राइट? इथियोपिया इतना बड़ा इकोनॉमिक पावर हाउस बन रहा है अफ्रीका का क्योंकि उसके अंदर वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, वो सारी इंडस्ट्री लग रही है जो कहीं ना कहीं जरूरत है किसको? अफ्रीका को। अगर इथियोपिया में इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, इथियोपिया में इकोनॉमी इंक्रीज कर रही है, तो अल्टीमेटली ब्रिक्स को फायदा ही होगा कि ब्रिक्स एक ऐसे कंट्री के साथ ट्रेड करना शुरू करेंगे जो कि इमर्जिंग इकोनॉमी है, उनसे टेक्नोलॉजी शेयरिंग होगी, यहां पे बनी हुई अच्छी चीज इनके मुल्क में, उनसे बनी हुई अच्छी चीज इनके मुल्क में, और इन्हीं की क्योंकि सेंट्रल लोकेशन भी है तो यहीं से आगे भी, यानी पूरे का पूरा अफ्रीका ओपन हो जाएगा आपकी मार्केट के लिए। मेरी बात समझ आती? लेकिन उसके लिए इनको मेंबर बनाना जरूरी। जब तक ये मेंबर नहीं बनेंगे तब तक ये आपको मार्केट तो नहीं ना ओपन करके देंगे। मेरी बात फॉलो हो रही? नोट कीजिएगा जी। द रिसेंट डेकेड, नहीं, इसकी एक्सप्लेनेशन ही, द रिसेंट डेकेड इज एविडेंट that Ethiopia focused on infrastructure development. Ethiopia focused on infrastructure development
मैन्युफैक्चरिंग एंड एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग एंड एग्रीकल्चर। Full stop. It has become the fastest growing. It has become the fastest growing economy in Africa, with industries like textile, telecommunication, and energy. Industries like textile, telecommunication, and energy give BRICS ample chance of investment. Give BRICS ample chance of investment. समझ आ गई बाजी? दो बातें समझ आ गई। इथियोपिया नंबर 3 लिखिएगा जी। द प्रॉब्लम रिजॉल्विंग एंड कॉन्फ्लिक्ट मीडिएशन, द प्रॉब्लम रिजॉल्विंग एंड कॉन्फ्लिक्ट मीडिएशन of Ethiopia. Problem resolving and conflict mediation of Ethiopia. देखें, जो ब्रिक्स है वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट तो चाह ही रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल एडवांसमेंट भी चाह रहे हैं, लेकिन असल में जो गेम है उनकी वो है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। हमने बात पढ़ी थी कल की क्लास। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के लिए पीस का होना जरूरी होता है। जब तक पीस नहीं आता तब तक इकोनॉमिक इंटीग्रेशन पॉसिबल ही नहीं हो सकता। और पीस, अगर वो कंट्री जो खुद एक पीसफुल कंट्री हो या वो कोशिश भी कर रहा हो कि वो पीस लेकर आए अपने कम से कम एरिया के अंदर, तो ऑटोमेटिकली वो उन कंट्रीज के लिए जो वाकई चाहते हैं कि इंटीग्रेशन हो, उन कंट्रीज के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्री ऑटोमेटिकली बन जाता है। राइट? फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने बताया कि इनका एक जो लीडर है, क्या नाम उसका, अबी अहमद जो है उसको 2019 के अंदर नोबेल पीस प्राइज मिला था, क्योंकि इसने एक एरिया जो था, एक लैंड डिस्प्यूट था इरेक्ट्रिया के साथ, स्मॉलर कंट्रीज इरेक्ट्रिया, ये बिल्कुल इथियोपिया के साथ, ये छोटा सा कंट्री देखें ऊपर, इरेक्ट्रिया बिल्कुल उसके इथियोपिया के साथ लगता है, इरेक्ट्रिया और कंट्री का नाम, उसके साथ वो बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व किया था। इनफैक्ट इसने बहुत सा इलाका जिसपे बहुत अरसे से इथियोपिया का क्लेम था, वो इसने क्या कर दिया, दे दिया, हैंडओवर कर दिया इरेक्ट्रिया को, कि चलो भाईजान कम से कम एरिया रख लें, लेकिन क्या होना चाहिए, एरिया में पीस होना चाहिए। जिसकी वजह से इसको फिर नोबेल पीस प्राइज मिला था कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसने बहुत सा समझो सॉर्ट ऑफ अपना हक भी जो है वो क्या कर दिया है, लेट गो कर दी। तो वो कंट्री जो पीसफुल है और पीस के लिए काम कर रहा है, और फिर वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल एरिया में भी एग्जिस्ट करता है, वो बहुत बड़ी एक इकोनॉमी भी बनता फिर रहा है, वो एक गेटवे टू अफ्रीका भी है, वो ऑटोमेटिकली ब्रिक्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चॉइस बन जाता है। नोट कीजिएगा जी। एज ब्रिक्स फोकसेस ऑन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, as BRICS focuses on economic integration, the economic integration requires peace. The economic integration requires peace. Ethiopia fulfills that prerequisite of being a peaceful state. Ethiopia fulfills that prerequisite of being a peaceful state. For example, its Prime Minister Abiy Ahmed
Abiy Ahmed was awarded the Nobel Peace Prize. Abiy Ahmed was awarded the Nobel Peace Prize for his peace initiatives and solving the border dispute with neighboring Eritrea, Eritrea, resolving the border dispute with neighboring Eritrea, Eritrea. Point number 4, फटाफट. Ethiopia is one of the few countries to have never been colonized. Ethiopia is one of the few countries to have never been colonized. Ethiopia is one of the few countries to have never been colonized. कॉलोनाइजेशन का सबसे बड़ा नुकसान पता क्या होता है? सबसे बड़ा नुकसान, आपकी इकोनॉमी का नुकसान तो होता ही होता है. आपकी आने वाली सैकड़ों नस्लें एक ना अजीब से कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हो जाती. वो ना अपनी कल्चर को अंडरस्टैंड करती हैं, ना वो दूसरे के कल्चर को पूरी तरह अडॉप्ट कर पाती हैं. समझ आ रही? ये वही हाल होता है जो बेचारे एक्सपर्ट्स का होता है जो मुल्क से बाहर रह रहे होते हैं. ना वो बेसिकली बॉर्न अमेरिकन होते हैं, ना वो अमरीकी होते हैं क्योंकि वो देसी होते हैं, और ना वो देसी होते हैं क्योंकि वो अमरीकी होते हैं. समझ आ रही बात? ना वो पूरी तरह यहां पर इंडल्ज हो पा रहे होते हैं क्योंकि वो बाहर के होते हैं, और ना बाहर वाले उनको पूरी तरह इंडल्ज कर पा रहे होते हैं क्योंकि वो बाहर के होते हैं. समझ आ गई बात? एक अजीब सी कश्मकश सी चल रही होती है. सेम गोज फॉर जो है ना कॉलोनाइजिंग स्टेट्स पर. समझ आ गई बात? ये सिचुएशन जो है वो आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से, इंग्लिश लैंग्वेज जो कि एक बेसिक लैंग्वेज होनी चाहिए थी, अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में वो एक सिंबल समझा जाता है ऑफ सुपीरियोरिटी, राइट, और सिंबल समझा जाता है आपके पास अंडरस्टैंडिंग का. ये जो बहुत बड़ा जनाब एक आदमी है जनाब, वो जी बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, बहुत पढ़ा लिखे की क्या डेफिनेशन है? अंग्रेजी बहुत अच्छी बोलता है, बहुत पढ़ा लिखा आदमी. समझ आ गई बात? हमारे मुल्क में एक अजीब सा कॉम्प्लेक्स है जिसको हम ना कॉम्प्लेक्स का शिकार कहती हैं कौम, राइट. और आपको मजे की बात बताऊं, आपके हालात बताता हूं आपको क्या है. अब आप अल्लाह खैर करे आपका सीए से क्लियर हो जाएगा ना, तो आप लोग ना साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा. उस साइकोलॉजिकल टेस्ट में ना 10 मिनट की गुफ्तगू होगी, डिस्कशन होगी उर्दू में. उर्दू का मतलब उर्दू. और जब आप वो डिस्कशन करेंगे ना तो तब आपको रियलाइज होगा कि हमें उर्दू भी पूरी नहीं आती. और जब अंग्रेजी में डिस्कशन की बारी आएगी समझ लगेगा अंग्रेजी भी पूरी नहीं आ रही. वहां पर पता चलेगा ना कि आपको डिबेट करनी है पाकिस्तान के इकोनॉमिक इश्यूज के ऊपर, तो सरकार वहां पर इकोनॉमिक इश्यूज नहीं चलेगा. इकोनॉमिक और फाइनेंशियल को वहां पर मालियाती और इक्तिसादी ही कहेंगे आप, कि पाकिस्तान के मालियाती और इक्तिसादी मसाइल ये हैं. वहां पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को रियासत हाई मुतहदा अमेरिका ही बोला जाएगा. तब आपको जाके समझ आएगी कि हमें ना समझ आ रही है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, ना हमें इकोनॉमिक और फाइनेंशियल समझ आ रहा है, ना हमें पूरी तरह उर्दू आ रही है, ना पूरी तरह अंग्रेजी आती है. अंग्रेजी आए तो वो फंस जाती है, उर्दू आए तो वो फंस जाती है. ये है वो कॉम्प्लेक्स जिसकी मैं मिसाल दे रहा हूं आपको. समझ आ गई बात? ये कॉम्प्लेक्स जो है ना उनमें नहीं है, क्योंकि उन्होंने ना हमेशा अपने आप को सुपीरियर देखा है. उनके ऊपर किसी ने रूल ही नहीं किया, और जिनके ऊपर कोई रूल नहीं ना कर रहा होता वो कहते हैं भाईजान हम डिसाइड करेंगे हमने अपनी जिंदगी में क्या करना. ठीक है, अंग्रेजी जुबान ठीक है, सारा कुछ है. उस दौर के अंदर उन्होंने देखे काम क्या शुरू किए गोरे ने. ठीक है, अंग्रेजी जुबान अच्छी है, सीखनी चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा आप ना सीखें, लेकिन उसको एज अ जुबान ही सीखें. बहुत से रूल्स हुआ करते थे जो आज के दौर में एग्जिस्ट नहीं करते. एग्जाम्पल दे देता हूं, उस दौर के अंदर मैट्रिक के बाद ना डायरेक्ट बारिक लॉ हो जाया करता था, अब नहीं होता. समझ आ गई बात? एग्जाम्पल देता हूं, जनाब जिना साहब ने जो है मैट्रिक किया था जो है वो कराची से, सिंध मदरसतुल इस्लाम से. एफएससी कहां से की थी उन्होंने? की नहीं थी, क्योंकि मैट्रिक के फौरन बाद बारिक लॉ करने चले गए थे.
क्योंकि उस दौर के अंदर मैट्रिक के फौरन बाद बार हो जाया करता था। ओ अच्छा, ये तो हमने पता ही नहीं किया कभी कि क्या सिचुएशन चल रही होती थी। एफएससी तो कभी हमें पता ही नहीं चली जनाब साहब की, कहां जनाब साहब ने एफएससी की नहीं क्योंकि उस दौर के अंदर डायरेक्टली ये सिचुएशन हो जाया करती थी, बार लॉ डायरेक्ट हो जाया करता था। आज के दौर में नहीं होता। ठीक है जी, गोरे ने जनाब उन सिखा रहे हैं कि जनाब हमारे मुल्क में आए, लॉ सीखें, सारा कुछ करें, अंडरस्टैंड। उसमें से कुछ लोग जो थे वो उनके जो थे वो कल्चर ट्रेडिशंस के अंदर फंस जाते हैं, कुछ फिर वापस आते हैं और वापस आके जनाब उन्हीं की ऐसी तैसी फेर देते हैं, उन्हीं का सिस्टम समझ के, उन्हीं के अंदर की बातें जो है पकड़ के उन्हीं की ऐसी तैसी फेर देते। समझ आगे बात। तो ये सिचुएशन इथियोपिया में नहीं। So Ethiopia is absolutely clear and alone in decision making because they have never been colonized, and if they are not colonized, that means their minds have never been colonized. When their minds have never been, or colonizers are Hamesha West. So when they have never been colonized by the West, right, they cannot be inspired by the West. And when they can never be inspired by the West, they automatically become a good choice for the East. बात समझ आ गई? तो ये मसला है इथियोपिया के अंदर, नोट कीजिएगा जी। इट इज वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज, इट इज वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज टू हैव नेवर बीन अ विक्टिम, टू हैव नेवर बीन अ विक्टिम ऑफ कॉलोनाइजेशन, नेवर बीन अ विक्टिम ऑफ कॉलोनाइजेशन। हेंस they have a clear idea of what they want to achieve. They have a clear idea of what they want to achieve and are less likely to become less likely to become यानी less likely to be controlled लिखें, less likely to be controlled by the Western countries, less likely to be controlled by the Western countries. These kind of nations really value their identity. These kind of nations really value their identity and their history of never being taken over, of never being taken over. Hence, they act independently. Hence, they act independently to achieve their own goals, to achieve their own goals. समझ आ गई बात? तो वो ये अपनी हिस्ट्री को भी वैल्यू करते हैं। ठीक है जनाब, सरकार हम तो वो हैं कि जिसको किसी ने आज तक कॉलोनाइज नहीं किया। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि जनाब ये जो पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट थे ये पत्थरों से बनाए गए थे, वरना ये भी आपको ब्रिटिश म्यूजियम में ही मिलते। ठीक है जनाब, जिस तरह के हालात थे, हर चीज जो जहां से आते थे उठा के अल्हम्दुलिल्लाह ले जाते थे। आप कभी ब्रिटिश म्यूजियम, अल्लाह खैर करे, कभी चक्कर लगे तो आप जाके रियलाइज करेंगे कि वहां पर उन्होंने वो चीजें रखी हुई हैं जो आप हैरान हो जाएंगे कि भाईजान ये चीजें भी उठा ले हैं ये। एग्जाम्पल नंबर 1, टीपू सुल्तान का बेड, टीपू सुल्तान के कपड़े, टीपू सुल्तान की तलवार, टीपू सुल्तान के जूते। बात समझ आती? वो हर चीज जो सुल्तान टीपू ने उस टाइम जब शहीद हो रहा था वो पहनी हुई थी और जो उसकी जेर इस्तेमाल थी जनाब सब कुछ ले आए। राइट, सुल्तान टीपू नहीं थे बस वहां पर, बाकी सब कुछ ही था वहां पर सवाए सुल्तान टीपू के। एवरीथिंग ऑफ सुल्तान टीपू वाज देयर। समझ आ गई बात? और अच्छा मजे की बात चेक करें क्या है, उन्होंने पूरे के पूरे ना पूरे गैलरीज बनाई हुई है, फुल बड़ी गैलरीज उन चीजों की, उन सोने जवाहरात की जो बेसिकली वो लूट कर लाए थे। कहां से? इंडिया से। वो जवाहरात, वो सोना चांदी जो इंडिया से वो लूट के लाए थे जनाब, वो अंगूठियां तक, वो सारा कुछ उन्होंने जनाब म्यूजियम के अंदर जनाब रखी हुई।
आप ही को आप ही की चीजें दिखाकर आप ही से पैसे ले लेते हैं हम। कैसा गेम? समझ आ गई बात कि ये आपकी चीज थी, देख ली, पैसे, टिकट। समझ आ रही? तो आप अपनी ही चीज देखकर खुद ही नॉस्टैल्जिया का शिकार होके उन्हीं को पैसे दे देते। ठीक है जनाब, चल रहा है बस मार्केट में ये सिचुएशन चल रही और ये वो कर रहे हैं। सो दे आर नॉट इवन सॉरी राइट फॉर व्हाट दे डिड। और फिर देन दे आस्क अस कि भाई आइल्स का टेस्ट भी दो। भाई हमें अंग्रेजी नहीं आती तो किसको आती? 100 साल तो तुम लोग हमें रूल करके गए हो, एक तो तुम हम पे रूल कर रहे हो, ऊपर से तुम लोगों ने हमें अपनी जुबान सिखाई, हमें तो आप अपना काना बना लिया, अब हम तुम्हारे पीछे पीछे हैं, अब तुम हमें अपने मुल्क में आने भी नहीं दे रहे। तुम कह रहे हो हमें टेस्ट भी दो कि तुम्हें अंग्रेजी भी आती है कि नहीं आती, और हम वाकई लगे भी हुए हैं अंग्रेजी साबित करने के लिए कि हमें अंग्रेजी आती। समझ आ गई बात? तो ये एक अजीब सी सूरत हाल है जो चल रही होती है। अमेरिका का भी ये काम होता है, सारा कुछ करेगा, वो इराक पे अटैक करेगा, तोड़ फोड़ करेगा, बमबारी करेगा, लोगों को मारेगा, फिर उसी अमेरिका में से कोई एक बड़ा डायरेक्टर उठेगा, वो उसी के ऊपर मूवी बनाएगा, बिलियंस ऑफ डॉलर्स वो आप ही की जेबों से निकलवा लेगा वापस, क्योंकि वो आप ही को वो सारा कुछ दिखाएगा जो आप लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है। सही है? वहां पर वो एक मूवी बनाएगा, उसके ऊपर आप उस पर बैठ के रोएंगे, फिर आप जाके उसको टिकट देंगे और उससे पैसे ले लेंगे। एल्विस प्रेस्ले, क्योंकि कैपिटलिस्ट वर्ल्ड है ना भाई, कैपिटलिस्ट वर्ल्ड में वो हर चीज से प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं, जहां से भी प्रॉफिट मिल जाए। जितना चाइना के अंदर चल रहा था, जब प्रेसिडेंट ट्रंप जो थे वो जनाब रैलियां निकाल रहे थे मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की सारी टोपियां चाइना में बन रही थी। वो मेड इन चाइना टोपियां बना बना के अमेरिका में बेची जा रही थी। बाइकॉट इंडियन, बाइकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स का बैनर जो इंडिया में चल रहा था वो चाइना में बन रहा था, वो उससे भी फायदा उठा रहे थे। एल्विस प्रेस्ले एक बहुत बड़ा सिंगर हुआ करता था, बहुत से लोग ऐसे एल्विस प्रेस्ले को पसंद करते थे, बहुत से डिसलाइक करते थे। वो जो डिसलाइक करते थे ना उनको, उसने कहा यार इनसे भी पैसे कमाने, तो उसका कोई एक मैनेजर था, उसने उसको मशवरा दिया कि कोई कंपनी बना, आई हेट एल्विस प्रेस्ले। उसने कंपनी बनाई आई हेट एल्विस प्रेस्ले, उसके प्रोडक्ट्स बना बना के बेचना शुरू कर दिए, उनसे ही पैसे कमाने शुरू कर दिए जो उसको क्या करते थे, डिसलाइक। ब्रेन्स, हनी ब्रेन्स चल रहे। तो ये चीज चल रही है जनाब मार्केट के अंदर। तो यहां पर भी ये सिचुएशन है, पैसा कमा रहे हैं और जितना भी कमाना चाहते हैं, तो दे आर वेरी फ्री ऑफ एनी इन्फ्लुएंस व्हेन दे आर नेवर बीन कॉलोनाइज्ड। क्लियर होगी बात जी? सो ये हमारे पास आइडिया आ गया हमारे पास। अब आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डी डॉलराइजेशन के ऊपर। ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। हेडिंग डालिएगा जी, कॉन्सेप्ट ऑफ डी डॉलराइजेशन। इस पे पूरा सवाल भी बन सकता है। सवाल है सर इंडियन इलेक्शन का क्या हुआ? इंडियन इलेक्शन के अंदर जो थर्ड एम्पायर था वो छुट्टी पे चला गया। उसने कहा आप लोग आपस में खुद ही फैसला करें, क्योंकि डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के अंदर आपस में फैसला करने की जरूरत होती है। समझ आ गई बात? और थर्ड एम्पायर ने अच्छा किया कि उसने इंटरवीन नहीं किया। हमारी तरह नहीं है कि जनाब इलेक्शन भी हो गया, सारा कुछ आ गया, रिजल्ट ही नहीं आ रहा। उनका पूरा महीना इलेक्शन चलता रहा, कोई धांधली नहीं हुई। ठीक है जनाब, हमारे एक दिन हुई इलेक्शन और उसी दिन ये अजीबोगरीब सूरत हाल पैदा होगी, इलेक्शन रिजल्ट ही नहीं आ रहा। सुबह 5-6 बजे तक रिजल्ट नहीं आ रहा, क्योंकि इतना वोट पड़ गया था कि वो ऊपर नीचे करते भी समझ नहीं आ रही थी। मार्जिन होता है ना 10-15 वोटों का, तो बंदा ऊपर नीचे कर लेता है। वो इतना वोटों का फर्क था कि उसको ऊपर नीचे करते भी थोड़ा सा टाइम लगना था। ठप्पे एक एक बंदे के पास अगर आपने ठप्पे लगाने 15-20 तो और बात होती है यार। 10-10 हजार ठप्पा लगाना हो ना तो भाई टाइम बहुत लगता है। इतनी तो आपकी मोरे नहीं होती जितने बड़े ठप्पे लगाने होते, तो बड़ा आपके पास काम था। बहरहाल अच्छी बात है, आई विश देम बेस्ट ऑफ लक। एटलीस्ट दे डिसाइडेड देमसेल्व्स। समझ आ गई कि हु दे वांट एंड हु दे डोंट वांट। ये चीज समझ आ गई। और एक इसमें सबसे बड़ी रियलिटी पता क्या आई है, जो सबसे बड़ी रियलिटी वो ये दिल्ली और मुंबई, ये बड़े बड़े शहरों की जितने लोग ये लिबरल आपको नजर आते हैं ना कि वी फॉलो द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, वी नीड टू फॉलो कि दुनिया में राइट्स होने चाहिए, सब ने बीजेपी को वोट दिया। राइट? दिल्ली में हर शख्स ने बीजेपी को वोट दिया। यार वो हार नहीं खाई उन्होंने। भाई जो गरीब आदमी है ना वो डिसाइड करता है इलेक्शन। जिसने घर से निकल कर टिम हॉर्टन्स की कॉफी पकड़ के घर वापस आ जाना, उसको क्या पता गरीब आदमी क्या चल रहा है। आपने साउथ दिल्ली में रहना है, वहां पे जनाब रात को आपने पार्टियां करनी, सुबह को आपने टोन होकर सड़क पे गिर के किसी ने उठा के वो घर छोड़ाना है। आपको क्या पता दुनिया में क्या चल रहा है। ऐसे ही है ना, ये साउथ दिल्ली उनका वही है जो हमारा पोश इलाके हैं। वहां पे लोग तो ऐसे फिर रहे हैं जैसे उनको लगता है कि जनाब यूरोप में फिर रहे हैं, और वहां पे सबसे ज्यादा बीजेपी के पास जो है ना वो वोट उनको मिले।
ये मुंबई के में बीजेपी जीती है, सारे ये मीडिया इन्फ्लुएंसर तो ये सारे के सारे, ये सारे बीजेपी के साथ। वोट पे देने के लिए निकला कौन है? गरीब आदमी। उसने ऐसी जैसी फेरी सारों की। यूपी में हार गए, अंदाजा लगाएं, जहां पर इन्होंने अपना सबसे कारामद बंदा छोड़ा हुआ था, योगी आदित्यनाथ, जो कि वैसे ही एंटी मुस्लिम था, राइट? नहीं, वो यूपी में, यूपी का चीफ मिनिस्टर था वो, यूपी में ही बाकी सारे काम किए उन्होंने, लेकिन वहां पे भी हार गए वो। लेकिन वहां पे सरकार ये चीज अंडरस्टैंड करने वाली होती है कि ये जो टैक्टिक्स होते हैं ना आपके इलेक्शन से पहले वाले, कि चलो मंदिर बना दो, अच्छी बात है, बनाए मंदिर अपने मुल्क में, जो मर्जी करें, उनका राइट है, मैं उसमें उसके खिलाफ नहीं जा रहा, लेकिन ये काम इलेक्शनों से पहले होते हैं ना, अब आवाम को समझ आती है कि ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, इलेक्शन के टैक्टिक्स होते हैं। जैसे हमारे मुल्क में इलेक्शन से पहले सड़कें बननी शुरू हो जाएंगी, ठीक है जनाब, ऐसा काम शुरू होगा डेवलपमेंट का कि कमाल हो जाएगा। बंदा कहेगा भाईजान ये 5 दिन और रह लेना, ये अगर तो भाईजान मुल्क ठीक हो जाएगा, राइट? वो फिर अगले 5 साल के लिए वो अपने 5 दिन लगाकर पूरे कर रहे होते हैं। दिस इज व्हाट इंडिया हैज डन एज वेल। लेकिन इट इज वेरी गुड दैट इंडियन पीपल हैव कम आउट एंड दे हैव वोटेड। आपको पता है इंडिया का टर्नआउट कितना था? टोटल वोट्स कितने काउंट हुए थे भाई? 57 को तो छोड़ दें आप, टोटल वोट से कास्ट हुए। अच्छा, आप लोग माशाल्लाह सारे के सारे ना अंग्रेजी दान है। ये कास्टेड नहीं होता, कास्ट होता है। कास्ट एक वर्ब है खुद, ठीक है? आई हैव कास्टेड माई वोट, मतलब लाल वे 76 तिमारे वे 4, आई हैव कास्ट माई वोट, ठीक है? जो वर्ब होता है उसके अंदर डीईडी नहीं लगता। हैव यू कास्टेड योर वोट? नहीं, यू हैव यू कास्टेड वोट, ठीक है? 65 मिलियन, आपके पास 650 मिलियन वोट्स कास्ट हुए, कास्टेड नहीं है, ठीक है? तो थोड़ी अपनी अंग्रेजी भी बेहतर करो। आधा पाकिस्तान पढ़ लिखे वोट, आई हैव कास्टेड माई वोट, वो निकाले तू चाहे बात नहीं। आइल्स वाली बात नहीं है, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है अंग्रेजी की। दूसरे सीएसएस देना है, आइल्स तो फिर बैंड आ जाने ने। अच्छा, वो बैंड को भी बैंड्स लिख रहे होते हैं, 7.5 बैंड्स। मैं कहा तेरे इसलिए 7.5 बैंड्स ही आए हैं क्योंकि बैंड होता है, बैंड नहीं होता। वो लिखे बात, डी डॉलराइजेशन नहीं लिखे, दबा मारे इन चीजों को सारे। अजीब सूरत हाल है। बंदा यकीन करे ना, बंदा वैसे थोड़ा सा ना आवाजार हो जाता है इस तरह की बातें जो है पढ़ के। मतलब पढ़े लिखे लोग हैं, ये नहीं मैं कह रहा कि कोई अनपढ़ लोग हैं, वो इस तरह की छोटी छोटी गलतियां कर रहे होते हैं। मैंने कहा ठीक है। अच्छा, सबसे ज्यादा गलती पता कौन सी लफ्ज की होती है अंग्रेजी में? लूज की, ठीक है जनाब? दिस, अच्छा वो लूज, ये होता है लूज, लूज। ओ भाई ये लूज होता है, लूज जो ढीला, ये होता है लूज हारने वाला, ठीक है जनाब? वो LWS लूज, वो लूज कर गया, वो ढीला हो गया। और भाई वो हार गया है, ठीक है? वो LOSC है, ठीक है जनाब? बस लिखे जी, कॉन्सेप्ट ऑफ डी डॉलराइजेशन। वाई डॉलर बिकेम द किंग या हाउ डॉलर बिकेम द किंग, इस पे तो हमने बात कर ली ऑलरेडी। सादी जुबान में रिपीट कर लेते हैं, जब हमने शुरू में डिस्कस किया था कि डॉलर किंग इस तरह बना कि जब दुनिया ने यह सोचा कि सरकार हमने अपनी चीजों को दुनिया में किसी बाहर के मुल्क में किसी बंदे के पास बेचना है, तो बाहर की दुनिया का बंदा हमें ऐसी क्या चीज पे करेगा जो हम अपने मुल्क में लाके वापस इस्तेमाल कर लें। अगर बाहर की दुनिया जो है वो डॉलर जो है ना वो उनकी करेंसी है और हमारी करेंसी रुपी है, तो अगर वो हमें डॉलर में पे करेंगे तो डॉलर तो हमारी करेंसी में हमारे मुल्क में नहीं चलेगा, क्योंकि सरकार उस दौर में इंटरनेशनल करेंसी नाम की कोई चीज तो होती कोई नहीं थी। उनके मुल्क में उनकी करेंसी, इनके मुल्क में इनकी करेंसी। तो फिर डिसाइड हुआ कि हम ऐसा करते हैं कि गोल्ड में जो है ना वो एक दूसरे के साथ ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। गोल्ड सब ने इकट्ठा करना शुरू कर दिया। आहिस्ता 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 वर्ल्ड वॉर 1 आ गई। वर्ल्ड वॉर 1 में सारा यूरोप किधर बिजी हो गया? वॉर में। अब यूरोप वॉर में बिजी हो गया है, लेकिन यूरोप को चीजें तो चाहिए। वो चीजें कहां से मिल रही हैं उसको? अमेरिका से, यूनाइटेड स्टेट्स से। यूनाइटेड स्टेट्स जो है उसने अपनी इकोनॉमी को बूम ले आया उसके अंदर, राइट? अपनी इकोनॉमी के अंदर उसने जनाब बूम ले, इंडस्ट्रियलाइजेशन उसने जनाब सातों आसमान पे चढ़ा दिए। वो सारी चीजें बनाई जा रहा है जो यूरोप को चाहिए। यूरोप उसके बदले में सारा के सारा गोल्ड किसको दी जा रहा है? अमेरिका को। अमेरिका सारा गोल्ड इकट्ठा करी जा रहा है। वर्ल्ड वॉर 2 आ गई है। वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर फिर वही काम हुआ है। यूरोप सारा वर्ल्ड वॉर में बिजी हो गया है। यूरोप को चीजें चाहिए, अमेरिका ने बनानी शुरू कर दी हैं। जो बचा कुचा गोल्ड था वो भी किधर पहुंच गया? अमेरिका। जब यूरोप ने कहा जी सरकार हमारे पास कुछ है ही नहीं जो हम आपको पे करें और आपसे कोई चीज खरीदें, तो अमेरिका ने कहा जी कोई बात नहीं, मेरे पास डॉलर है। बात समझ आ रही? मैं डॉलर छापूंगा, आपसे कोई आपकी चीज ले लूंगा। समझ आ गई बात? और आपको वो डॉलर दे दूंगा। आपने वो अगर मेरे से कोई चीज खरीदी, वो डॉलर आप वापस मुझे दे देना। यानी अल्टीमेटली डॉलर पे डिपेंडेंट हो गया सारे का सारा यूरोप। और दूसरी तरफ तेल मिल गया जनाब बुद्धुओं के इलाकों में, ठीक है जनाब? वो जब बुद्धुओं के इलाकों में तेल मिल गया तो फिर अमेरिका ने उनके साथ एग्रीमेंट कर लिया कि सरकार तेल जो है आपने एक काम करना है, सिर्फ और सिर्फ किसमें बेचना है? डॉलर में, जिसको हम पेट्रो डॉलर्स कहते हैं।
1960 के अंदर, 1960 के अंदर ओपेक बना, OPEC। बात समझ आ रही? ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक बन गया। ओपेक का सबसे बड़ा मेंबर था सऊदीया। सऊदीया तेल बेचता था डॉलर में, बाकियों ने कहा जी हम भी बेच लेते हैं डॉलर में। डॉलर बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंसी इन द वर्ल्ड। जब दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट चीज तेल मिलता था डॉलर में, तो बाकी चीजें भी किसमें मिलना शुरू हो गई? डॉलर में। डॉलर बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंसी इन द वर्ल्ड। लेकिन अब कंट्रीज रियलाइज किया कि यार डॉलर की वजह से ही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को वो पावर मिलती है कि वो दुनिया के अंदर जब चाहे जहां चाहे अपना कोई ना कोई इंफ्लुएंस लगा सकता है या अपनी कोई ना कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट कर सकता है। तो क्यों ना हम इस डॉलर के शिकंजे से निकल जाएं। वो जो डॉलर के शिकंजे से निकलना है, राइट, व्हेन दे आर मूविंग आउट ऑफ द ग्रीन बैक्स। ग्रीन बैक्स इसलिए कहते हैं डॉलर को, डॉलर जो पहला बना था ना, उसकी ग्रीन कलर की बैक साइड होती थी नोट की, तो लोगों से ना बोला नहीं जाता था कि डॉलर, वो कहते थे यार वो चीज दो मुझे जिसकी ग्रीन कलर की बैक है, राइट। तो ग्रीन बैक्स के नाम से मशहूर हो गया था। तो इवन इन इसको हम स्लैंग भी यूज करते हैं कुछ लोग, राइट, अच्छा भाई ग्रीन बैक्स इज बेसिकली द डॉलर। तो when the countries want to move out of the influence of the greenbacks, right, that concept is known as de-dollarization. क्योंकि that dollarization was giving United States of America the power to become the most important country in the world. Now countries want to move out of that clutches of United States of America, and to move out of the clutches they want to have a separate currency, and when they are having a separate currency, this concept is known as de-dollarization. समझ आ गई बात? तो ये कॉन्सेप्ट आपके पास है, कॉन्सेप्ट ऑफ de-dollarization। इसको लिख लें, इसको लिखते हैं जी। As dollar is the most important currency in the world, as dollar is the most important currency in the world, hence de-dollarization means, de-dollarization means a process of moving away from the world's dependence on the US dollar or the greenback, world's dependence on US dollar or the greenback, as the chief reserve currency of the world, as the chief reserve currency of the world. समझ आ गई बात? तो जब दुनिया जो है वो डॉलर की एज अ चीफ करेंसी, रिजर्व करेंसी ऑफ द वर्ल्ड से दूर जाना चाह रही है, इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कह रहे हैं? डी-डॉलराइजेशन। समझ आ गई बात? अब हेडिंग बनती है कि व्हाई डी-डॉलराइजेशन इज टेकिंग प्लेस। ये समझते हैं, व्हाई डी-डॉलराइजेशन इज टेकिंग प्लेस। ये पूरा सवाल इस तरह भी आ सकता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ डी-डॉलराइजेशन, हाउ डॉलर बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंसी, व्हाई इट इज हैपनिंग एंड व्हाट विल बी द इंपैक्ट्स। पूरा सवाल बनता है इसका। आपके पास क्या हेडिंग डाली आपने? Why de-dollarization is taking place? Point number 1 लिखिएगा जी। The countries have realized that US is basically weaponizing its dollar. US is basically weaponizing its dollar, या सादी जुबान में US is using its dollar as a weapon। समझ आ गई बात? मैं तुम्हारे कंट्री के ऊपर सैंक्शंस लगाता हूं, मैं तुम्हारे कंट्रीज पे सैंक्शंस लगाता हूं का मतलब यह है कि तुम US डॉलर के अंदर ट्रेड नहीं कर सकते, और अगर तुम US डॉलर में ट्रेड नहीं कर सकते तो इसका मतलब है कि तुम्हें किसी और करेंसी में ट्रेड करनी पड़ेगी। बात फॉलो हो रही? इमेजिन करें कि पाकिस्तान जो है वो डिसाइड करता है कि पाकिस्तान ने चाइनीज युआन में ट्रेड करनी, चाइनीज युआन।
हम क्या करते हैं बेसिकली, चाइना को कोई चीज बेचते हैं, चाइना हमें उसके बदले में क्या कर देता है, चाइनीज युआन बेच देता है, दे देता है। हमारे पास 1000 चाइनीज युआन पड़ा हुआ है, समझ आ गई बात। अब हमने किसी और मुल्क से कुछ चीज खरीदी है, इमेजिन करें हमने ईरान से कुछ चीज खरीदी है, हम ईरान को कहते हैं कि भाईजान तुम्हें हम युआन में पे करें, कहते भाईजान मुझे युआन चाहिए ही नहीं, मुझे डॉलर चाहिए। हमारे पास डॉलर है ही नहीं, हमने किस में ट्रेड की हुई थी, युआन में। हम कहते चलो ईरान को छोड़ो भाईजान, इराक तुम युआन ले लूंगा, हमें युआन चाहिए नहीं। क्योंकि अगर हम युआन ले लेंगे, चलो हम तो ले सकते हैं क्योंकि हमारे चाइना के साथ ताल्लुकात बेहतर हैं, लेकिन हम किसी तीसरे कंट्री के साथ ट्रेड करेंगे, वो युआन नहीं लेगा। यानी अल्टीमेटली हमें युआन इस्तेमाल पता कब करना पड़ेगा, जब हमें वापस चाइना को कुछ पे करना है, क्योंकि युआन बाकी सारे कंट्रीज एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो वो करेंसी जो हर कंट्री एक्सेप्ट कर रहा है वो क्या था, डॉलर। मेरी बात समझ आ रही। और अमेरिका को यह बात पता था कि हमारा डॉलर दुनिया में हर जगह क्या हो सकता है, इस्तेमाल हो सकता है। आप जनाब हज पे जा रहे हैं, डॉलर ले जाएं, डॉलर को जाके वहां पर क्या करें, जाके एक्सचेंज करवा लें, आपको ज्यादा अच्छा रेट मिल जाएगा। बात समझ आती है। युआन लेके जाएंगे, पैसे कटेंगे क्योंकि वो एक्सेप्टेड नहीं है। मेरी बात फॉलो हो रही है। तो डॉलर एक ऐसी करेंसी है, दुनिया के हर जगह इस्तेमाल हो जाती है, दुनिया की हर ट्रेड के लिए इस्तेमाल हो जाती है, दुनिया में हर चीज की पेमेंट डॉलर में करनी पड़ती है। आपने कोई इंटरनेशनल आपने को फॉर एग्जांपल कोई करनी है, कोई कहते हैं ट्रांजैक्शंस करनी है डॉलर्स में, मेजॉरिटी बाकी करेंसीज में भी होती है, लेकिन मेजॉरिटी किस में होती है, डॉलर। क्योंकि डॉलर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंसी इन द वर्ल्ड। व्हाई? बिकॉज जिस सारे का सारा जो बैंकिंग सिस्टम है, सारे का सारा बैंकिंग सिस्टम जो दुनिया में चलता है, एक क्लिक पर आप यहां से बैठकर अपने अकाउंट से जितने मर्जी चाहें पैसे किसी और अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। सारे का सारा जो सिस्टम है ये अमेरिकी चलाते हैं। आपने किसी बाहर जगह पर कोई ट्रांजैक्शन करनी, आपको स्विफ्ट कोड मांगा जाता है, स्विफ्ट कोड। ये स्विफ्ट कोड जो है ये सारा अमेरिकी सिस्टम ऑफ बैंकिंग है। वो आज आपका ये सिस्टम बंद कर देना, आपकी टके की ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती। बाहर के मुल्क से जितनी रेमिटेंस आपके मुल्क में आती है, जब चाहा रेमिटेंस भेज दी, डॉलर भेज दिए, पाउंड भेज दिए, दिरहम भेज दिए, रियाल भेज दिए, सरकार ये हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ट्रांजैक्शन सारी की सारी अमेरिकी चलाते। तो इतना बड़ा बैंकिंग सिस्टम है इनका, इतना बड़ा सिस्टम है इनका, यानी दे आर ट्राइंग टू यूज डॉलर एज अ वेपन। तो जब कंट्री ने रियलाइज किया कि यार ये क्या बात हो, आप जब चाहें जनाब डॉलर को ऐसा वेपन यूज करना शुरू कर दें, हम यहां पे पाबंदी लगाते हैं, यानी हम आपकी सुने, आपकी ही माने सिर्फ। बात समझ आ रही है? तो ऐसे सिनेरियो में जब कंट्रीज को रियलाइज हुआ कि जनाब यूएस इज ट्राइंग टू यूज डॉलर एज अ वेपन, द कंट्रीज डिसाइडेड टू मूव अवे फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ द डॉलर। समझ आ गई बात? नोट कीजिएगा जी। द कंट्रीज हैड रियलाइज्ड, the countries had realized that imposition of sanctions, countries had realized that imposition of sanctions by United States on any country, imposition of sanctions by United States on any country was due to the fact that international trade was taking place mostly in the US dollar. Mostly in the US dollar. Hence, when US started to weaponize the dollar, for example, freezing $300 billion assets of Russia, freezing $300 billion assets of Russia after the Ukraine war. $300 billion assets of Russia after the Ukraine war. The countries declared enough is enough. Countries declared
इनफ इज इनफ। समझ आ गई बात? पॉइंट नंबर 2, द पावर ऑफ पेट्रोडॉलर्स, द पावर ऑफ पेट्रोडॉलर्स। दुनिया इकोनॉमिकली तरक्की करना चाहती है, तरक्की करने के लिए उसको इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी, इंडस्ट्री में वो कोई प्रोडक्ट बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाने के लिए जो इंडस्ट्री लगानी है वो इंडस्ट्री चलानी किस पे है? तेल पे। तेल मिलता किस में है? समझ आ गई बात? यानी इतनी इंपॉर्टेंट करेंसी है कि जनाब जब उन्होंने सैंक्शंस लगाए ईरान के ऊपर तो बेचारे 25 लाख बैरल